सूरज गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी रमा भी उसका पूरा साथ देती थी। रमा और सूरज सुबह से शाम अपने ढाबे पर काम करते और शाम होते ही जो पैसे आते उससे अगले दिन का राशन खरीद कर लाते। कैसे जैसे घर का गुजारा चल रहा था। दिन गुजर रहे थे और गर्मी आने वाली थी। सभी ने अपने अपने ढाबों में गर्मी से बचने के लिए एसी लगवा ली थी, जिससे ग्राहक उन्हीं के यहाँ आराम से एसी की ठंडक में खाना खाया करते। इस कारण ग्राहकों ने सूरज के ढाबे में आना बंद कर दिया। अब ग्राहक बाकी ढाबों में जाकर खाना खाया करते थे। इस कारण सूरज की आमदनी ना के बराबर हो गई। अजी, हमारे ढाबे में तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। सभी बाकी के ढाबों में एसी में बैठकर खाना खा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो कैसे घर चला पाएंगे हम? और वैसे भी अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, सब गर्मी में खाना थोड़ी खाएंगे। सभी तो एसी की हवा में खाना खाते हैं, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं जो हम महंगा एसी लगवा सके। कैसे जैसे घर का गुजारा चलता है। यही बात सोचकर तो मेरा सर घूम रहा है। ग्राहक भी नहीं आ रहे, सारा खाना खराब हो जाता है। इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा अपना। अब तो पैसे भी नहीं बचे। अब हम क्या खाएंगे और कैसे चलाएंगे अपने ढाबे को? रमा बहन, गर्मी में खाना खाना बहुत ही मुश्किल है। तुम भी बाकियों की तरह एसी लगवा लो ताकि सभी खाना चैन से खा सके। ऐसे तो तुम्हारे ग्राहक भी बाकी ढाबे में जाने लगेंगे। कुछ सोचो जरा। वह औरत खाने के पैसे देकर वहां से चली जाती है। दिन ब दिन सूरज और रमा परेशान रहने लगे। अब तो उनके ढाबे पर आने वाले एक दो लोग भी दूसरे ढाबे पर जाकर खाना खाने लगे। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो वह तरह तरह की सब्जियां बनाए। जो थे उनसे उन्होंने दाल और रोटी बना दी। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। कुछ दे दे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। ग्राहक तो आते नहीं इस गर्मी के कारण। मैं इन बूढ़ी अम्मा को भूखा नहीं भेज सकती। वैसे भी हमारा खाना तो खराब हो ही जाता है। इससे अच्छा मैं इन्हें ये खाना खिला दूं और इनकी भूख मिटाऊं। कम से कम मेरे मन को शांति तो मिलेगी। हाँ अम्मा, ला रही हूँ खाना, आप अंदर आके बैठिए। रमा खाना परोसकर अम्मा के पास खड़ी हो जाती है और हाथ के पंखे से हवा करने लगती है। सूरज भी वही खड़ा हो जाता है। खाना तो बहुत स्वाद था बेटी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कैसा जादू अम्मा? कोई ग्राहक नहीं आता, खाना रखे रखे खराब हो जाता है। शाम तक मेहनत मजदूरी के बाद भी हमारी आमदनी जैसे बंद ही हो गई है। सभी ग्राहक बाकी ढाबों पर एसी में बैठकर खाना खाते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं जो हम इतना महंगा एसी खरीदकर हमारे ढाबे में लगा सके। इसलिए ग्राहक भी खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। भला इतनी गर्मी में कौन खाएगा खाना हमारे ढाबे पर? परेशान मत हो बेटी, तुमने इस भूखी बुढ़िया को खाना खिलाया है और इतनी सेवा की है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। दोनों बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा दोनों को एक जंगल में ले जाती है, जहाँ गांव के लोग ना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रख कर चले जाते थे। बूढ़ी अम्मा भी उन्हें वहीं ले जाती है। वहाँ पहुंचकर दोनों देखते हैं कि वहाँ एक ब्रांड न्यू एसी पड़ा हुआ है। यह लो बच्चों, तुम्हारा उपहार। यह एसी तुम अपने ढाबे में लगाना। अब तुम्हारे इस एसी के कारण लोग तुम्हारे ढाबे में आया करेंगे। दोनों की आंखें नम हो जाती है। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करते हैं। बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। देखिए जी, अम्मा ने हमारी परेशानी का हल हमें दे दिया है। अब हमारे ढाबे पर भी लोग आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रमा, यह सब तुम्हारी अच्छाई और अम्मा की मदद के कारण हुआ है, वरना मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि इतना महंगा एसी हम खरीद भी सकते हैं। चलो अब चलो जल्दी से ढाबे पर चलते हैं। दोनों एसी लेकर ढाबे की ओर चलते हैं और ढाबे में एसी को लगा देते हैं। रमा जैसे ही एसी को ऑन करती है, एसी में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। यह नज़ारा देख दोनों चौंक जाते हैं। यह क्या जी, सोने के सिक्के? मैंने कभी इतने सोने के सिक्के नहीं देखे। हाँ रमा, ये तो जादू हो गया। अम्मा ने हमें जादुई एसी दी है। देखो, सोने के सिक्के किस तरह हवा के साथ नीचे गिर रहे हैं। दोनों एसी के पास ही सो गए और रात भर जादुई एसी के बारे में सोचने लगे। सुबह होती है और सूरज उन सोने के सिक्कों को लेकर दुकान पर बेच आता है और उन पैसों से ढाबे का राशन ले आता है।
अब उनके ढाबे पर पहले से भी ज्यादा लोगों की भीड़ थी। मधु अपनी बेटी के साथ रहती थी। मधु का पति उसे छोड़कर शहर चला गया था। उसका एक खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाती थी। उन्हीं सब्जियों को वह बाजार में बेच कर आती। जो पैसे मिलते उनसे वह घर खर्च चलाती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ा ताज़ा हरी हरी सब्जी। बहन, मुझे 2 किलो प्याज देना और 5 किलो आलू, और मुझे 1 किलो बैंगन देना और 2 किलो प्याज। हाँ, और मुझे भी 1 किलो पालक दे देना। तुम्हारी सब्जियां पूरे बाजार में बहुत ही ताज़ी होती हैं, इसलिए मैं तो तुमसे ही सब्जियां खरीदती हूँ। जी शुक्रिया, मैं अभी आपकी सब्जियां पैक कर देती हूँ। मधु अपने खेतों को बहुत अच्छे से संभालती थी और सभी पौधों को पर्याप्त पानी देती थी। बाजार में उसकी सब्जियां खरीदने लोग दूर दूर से आते थे। समय गुजरता है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। गर्मियों में भी मधु अपने सब्जियों को ठेले पर रखकर बाजार में ले जाया करती और तपती धूप में सब्जियों को बेचा करती थी। एक दिन मधु सब्जियां बेचकर घर आ रही होती है। अरे मधु सुन, कुछ टमाटर है क्या? मेरे घर बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं और सभी को मेरे हाथ की टमाटर की चटनी बहुत पसंद है और वही खाने के लिए कह रहे हैं। तुम जल्दी से मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। माफ़ करना सुधा बहन, आज तो सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। आज ग्राहक ज़्यादा थे और सभी ने सारी सब्जियां खरीद ली। आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं खेत से अभी तोड़ कर ले आती हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं आपके घर ही पहुँचा दूँगी। हाँ, तुम एक काम करो, अभी चली जाओ और जल्दी से ताज़ा ताज़ा टमाटर मेरे घर ले आना और मेरी रसोई में लाकर रख देना। मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। यह कहकर मधु अपने ठेले को खेतों की ओर ले जाती है। सबके घर रिश्तेदारों की भीड़ लगी होती है, पर मुझसे और मेरी बेटी से रिश्तेदार तो क्या, पड़ोस का भी कोई नहीं मिलने आता। सभी के घर एसी लगी है, मेरे घर तो पंखा भी नहीं है और गर्मी किसी को नहीं पसंद। फिर कैसे आएगा कोई मेरे घर? ऐसे ही मन में विचार करती हुई मधु खेतों में पहुंच जाती है और एक एक कर टमाटर तोड़ने लगती है और सभी टमाटरों को तोड़कर वह अपने ठेले पर रख लेती है और गांव की ओर निकल जाती है। मधु मीना के घर चली जाती है। उसकी रसोई देख मीना दंग रह जाती है। मीना की रसोई में एसी लगा था और पूरी रसोई एकदम ठंडी हो चुकी थी, जिसे महसूस करके मधु को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है मीना बहन, तुम्हारे यहाँ तो रसोई में भी एसी है। तुम्हें तो पसीने नहीं आते होंगे, मेरी तो जान निकल जाती है रसोई में काम करके और खेतों में काम करके। हाँ बहन, मुझसे तो एसी के बिना रसोई में काम ही नहीं होता। मधु टमाटर रखकर वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। तभी रिंकी आती है और मधु से कहती है, माँ, एसी क्या होती है? मेरी दोस्त कह रही थी एसी हर जगह ठंडक कर देती है। गर्मी में सभी उसका इस्तेमाल करते हैं। उनके घर में तो हर कमरे में एसी लगा है। वह बता रही थी कि उसके कमरे में भी एसी है और वह वहीं बैठकर पढ़ती है। माँ, आप भी एसी लगवाओ ना, फिर हम भी एसी में रहेंगे, ठंडी ठंडी हवा में। नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम इतना महंगा एसी खरीद सकें। तुम्हें तो पता है ना, मैं एक किसान हूँ। रिंकी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और रात को भी बिना खाना खाए उदास मन से सो जाती है। उसे उदास देखकर मधु भी परेशान हो जाती है। क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है जो मैं एक पंखा भी लगवा सकूं। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसे वह भी नहीं दे सकती। ये कैसी मजबूरी है भगवान मेरी, जो मैं मेरी बेटी की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। सुबह होती है और मधु अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकलती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां, सब्जियां ले लो, सब्जियां, बिल्कुल ताज़ी हरी सब्जियां। ग्राहक आते हैं और मधु से सब्जियां खरीदने लगते हैं। तभी मधु की नज़र एक कबाड़ी वाले पर जाती है, जो अपने ठेले पर कबाड़ खरीद रहा था। उसके ठेले पर एक एसी पड़ा था, जिसे देखकर मधु सोचती है, क्यों ना मैं ये कबाड़ी वाले से यह एसी खरीद लूं, इसके तो दाम भी कम होंगे। मधु उस कबाड़ वाले के पास चली जाती है और उससे पूछती है, भैया ये एसी कितने में दोगे? अरे मैडम, ये खराब एसी है, यह कभी कभी ही काम करता है। यही पास से खरीदा है मैंने, भंगार के भाव। तुम इसका 1000 रुपया दे देना मुझे। पर भैया, मेरे पास तो बस ये 800 रुपये हैं।
अब इसी से मुझे यह एसी दे दो और मेरे ठेले पर इसे रख दो। मधु वह पैसे उस कबाड़ी वाले को दे देती है और एसी को अपने ठेले पर रखवा लेती है और बाजार से घर की ओर चलती है। घर जाके वह एसी को अपने घर में लगाती है। तभी रिंकी घर आती है। माँ, क्या यह एसी तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ मेरी गुड़िया, तुमने मुझसे एक चीज़ मांगी और मैं वो ले आई, मेरी गुड़िया के लिए। अब चलो तुम एसी का बटन दबाओ। रिंकी एसी का बटन दबाती है और ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में फैल जाती है। अब रिंकी पूरा दिन एसी के सामने बैठी रहती और एसी की ठंडी हवा का मज़ा लेती। मधु भी खुश थी क्योंकि अब वह अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देख रही थी। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।